This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः भृगुवासरः माघशुद्ध सप्तमी रथसप्तमी इति दिनांक 19 फेब्रुवारी 2021 शिवजयंती माधव निदान मधुकोष्टिका निदान सामवेद शंखं चक्रं दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोधोज्ज्वलाङ्गं कटितकलितचारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीनं प्रौढदावाग्निलीनं ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् त्रिवारम् ओंकारः क्रियते ओम शांति शांति शांति। अस्य प्रयोजनं सामे पाचनं निरामे शमनम् इति। तर्हि दोषस्य सामावस्था वर्तते अथवा विरामावस्था वर्तते इत्यस्य प्रयोजनं किं? तर्हि सामावस्था चेत् तर्हि पाचनं कर्तव्यं, विरामावस्था चेत् तर्हि शमनं कर्तव्यं। तयोः द्वयोः भेदः। पण एखादा व्याधी झाल्यानंतर तरी ती सामावस्था आहे का देहावस्था आहे ती उदर नाडी ते सोडून कशावरून ठरवायचं लक्षण हाँ, व्याधि के सामावस्था में व्याधि की लक्षण दिए कहते हैं सामज्वराकृति वगैरह इस प्रकार के बताए गए हैं या अतिसार के बारे में वगैरह बताया गया है। तो इसमें अगर सामावस्था है तो फिर साम दोष है ऐसा पकड़कर चलना चाहिए। नाही पण प्रत्येक वेळेची सामावस्था कधी गरज ठीक आहे अजूनही सामावस्थाच आहे विरामावस्था नाड़ी और उदर परीक्षण दूसरा और दूसरा एक है कि पुरुष का परीक्षण करे। सामो गौरवात अपसु मज्जति, साम पुरुष के बारे में पानी में डूबता है ये बताया गया है। अब ये लोगों को पूछना पड़ता है कि आपने कभी देखा है क्या मल डूबता है या तैरता है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने कभी देखा नहीं है। तो उनको जिक्र करना चाहिए कि देखो, और अगर
वो तैरता है तो अच्छा है, इस प्रकार से। कफात कफात पक्वोपि मज्जति, ये भी एक बताया गया है, लेकिन ये रेयर कंडीशन इस प्रकार की है। तो ज्यादातर लोगों का मन डूबता है, ऐसा ही है, तो समझ लेना है कि सामावस्था है। तो फिर उसके जरिए कुछ पाचन लंघन या इस प्रकार का करना जरूरी, इस प्रकार का रहेगा। हर व्याधि में सामावस्था के लक्षण स्रोतोरोध बलभ्रंश को कैसे कोरिलेट करेंगे? कोरिलेट करने का कोई मतलब नहीं है मेरे ख्याल में। अगर ये लक्षण है तो सामावस्था है, इस प्रकार से पकड़कर पहले पाचन लंघन नहीं करना है। प्रायण आहार वैषम्यात अजीर्णम जायते नृणाम तन्मूलो रोग संघाता, ये सही है कि आहार के वैषम्य से अजीर्ण निर्माण होता है। अब अजीर्ण का लक्षण ये आम इस प्रकार का स्रोतोरोध बलभ्रंश इस प्रकार के है। तो प्रायः यही सिलसिला चलता रहता है। बहुत ही कुछ कम लोग ऐसे रहेंगे कि जिनमें अग्नि अच्छा है, स्रोतोरोध वगैरह नहीं है, उनकी अपेक्षा है, ऐसे बहुत ही कम लोग रहेंगे। बाकी सभी लोगों में प्रायः पाचन लंघन यही करवाना ये आवश्यक होता है। तो संधिवात जैसी बीमारी हो, आमवात हो या अतिसार, ज्वर, कुछ भी बीमारी इस प्रकार की हो, उन सभी में सामावस्था है या निरामावस्था है, ये जज करना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। इसमें अहम मुद्दा ये है कि अगर मानसिक कारणों से सामता है या अमावस्था है, तो उसको कैसे डील करना, ये सबसे मुश्किल सवाल इस प्रकार का है। और इसके लिए सौमनस्य जरूरी है, और वो सीधी सादी बात नहीं है सौमनस्य इस प्रकार से नहीं। तो वो दिक्कत वाली बात इस प्रकार की हो जाती है। और यही मरीज जो है वो हमारे लिए ज्यादा तकलीफ वाले इस प्रकार के रहते हैं, कि जहाँ रिजल्ट्स पाना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। एते च दोषाः परस्परसम्बन्धाः तरतमादिभेदेन द्विषष्टिधा भवन्ति, तदुदाहरणानि विस्तरत्वापत्तेः अत्र न लिख्यन्ते। संश्रुतदोषभेदविकल्पाध्याये द्रष्टव्या। तो परस्पर संबद्धा, एक दूसरे से मिले जुले संसर्ग और संधिवात, ये जो है विशिष्टिधा भवन्ति, तरतमादिभेदेन द्विशिष्टिधा भवन्ति, तो 62 प्रकार के हो जाते हैं। और भट्ट के सूत्रस्थान के अध्याय में भी इसके बारे में टीकाकार ने जिक्र की है। सुश्रुत के इस दोष भेद विकल्पाध्याय में भी इसके बारे में काफी जिक्र की गई है। तो वहां पे देखो, मैं विस्तर भयापत्ति है, विस्तर भय होने के आपत्ति के कारण मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ऐसा उनका कहना। अब ये एक और तरीका है कि जिसके जरिए हम कुछ निदान कर सकेंगे। यस्याद रस विकल्प ज्ञास्याच्च दोष विकल्प। अगर हम दोष विकल्प है, दोष को समझ पाते हैं भली भांति, और रस विकल्प भी है, रसों का कैसे प्रयोग करना है ये जानते हैं, तो दोनों मिलकर किसी भी रोग का निदान और किसी भी रोग की चिकित्सा इस प्रकार से हो सकती है। अब इसमें परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस होते रहते हैं, और इतने सूक्ष्म तरीके से इन सभी भावों को समझ पाना ये काफी मुश्किल है। और यहाँ सिर्फ दोषों की बात की गई है, इसमें अगर धातु को भी ऐड कर दे या मलों को भी ऐड कर दे, तो ये जो मैट्रिक्स बनता है ये काफी मुश्किल इस प्रकार का मैट्रिक्स बनता है। और उसके जरिए कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होंगे ये समझना काफी मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ रोगों से कुछ लेना देना नहीं है। जो भी लक्षण वगैरह उत्पन्न हुए हैं, उन लक्षणों के आधार पर ही केवल दोष वैषम्य रूप या दोष वैषम्य प्लस धातु मल वैषम्य, इसके आधार पर हम कुछ निदान कर पाएंगे और उसी के आधार पर चिकित्सा दे पाएंगे। मैंने मणिपाल में एक
इस प्रकार का मैट्रिक्स देखा था कंप्यूटर पे, शाहजहां करके एक जामनगर का पीएचडी है, तो उसने वो बना के वहां पे रखा था। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस प्रकार से करके दोष और धातु मल ऐसे उन्होंने एक्सिस रखे थे। और फिर ये वात दोष रस धातु पुरुष मल वगैरह वगैरह ऐसा कुछ करके कुछ मैट्रिक्स लगाया था। अब अगर हम लॉजिकली सोच सकते हैं और लक्षण जो है उनसे जुड़ा सकते हैं तो शायद ये लॉजिक भी काम करेगा और किसी भी रोग के लिए हमारी चिकित्सा फायदेमंद होगी। लेकिन इसमें साध्यता वगैरह इन सभी के बारे में निर्णय कर पाना काफी मुश्किल इस प्रकार का रहेगा, और ये बताना भी मुश्किल होगा कि किस आधार पर हमने इस लक्षण को इस धातु से दोष से जुड़ा है इस प्रकार से। तो अभी फिलहाल ऐसी स्थिति है कि हम जो प्रातिपदिक कोश पर काम कर रहे हैं, मैग्नेटिक सॉफ्टवेयर इसके जरिए बना रहे हैं, तो उसमें शारीरादि भावों के लिए एक अलग माहौल बनेगा और इसमें ये सब बातें आ जाएगी कि ये बात वृद्ध है, ये पत्त दुष्ट है और कुछ है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। ये तो मूल ग्रंथों के आधार पर ही रहे, उसमें कोई संदेह नहीं। अब इसका हम जो केस टेकिंग करते हैं उससे तालमेल करना ये और भी मुश्किल इस प्रकार की बात है क्योंकि ग्रंथोक्त हेतु और अभी के हेतु इसमें अंतर है। क्या अभी लोग पाव भाजी खा कर आएंगे, पानी पूरी खाकर आएंगे या कुछ चीज पनीर वगैरह इस प्रकार के खाते हैं और बहुत सारी चीजें हैं कि ये सब जो प्रचलन में है, जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर वगैरह सब खा के आएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स लेके आएंगे। तो इन सभी का आयुर्वेद के हेतु के दृष्टि से किस प्रकार से विचार करना है। ग्रंथोक्त जो हेतु है, गुरु है, स्निग्ध है, उष्ण है, विदाही है वगैरह वगैरह, उनके बारे में हमें सोचना है और उनका एक लिंकिंग बनाना है। तो अगर बटाटे वड़ा कहते हैं तो ये गुरु है, उष्ण है, विदाही है, रक्त प्रदूषक है वगैरह, और फिर उसके जरिए जो लक्षण उत्पन्न होने वाला है, दाह हो या गौरव हो या अपचन, अजीर्ण इस प्रकार के कुछ लक्षण हो, विदग्धाजीर्ण के लक्षण हो वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो उनकी अगर लिंक बनती है तो दोष धातु मल के स्तर पर इसके क्या असर होंगे ये एक बार डिसाइड होना चाहिए। और फिर उसको काउंटरएक्ट करने के लिए किस प्रकार के दवाइयों का प्रयोग करना है, ग्रंथों में से क्या निकलता है, चाहे भूनिम्बादी काढ़ा या और कुछ इस प्रकार के द्रव्य, सुवर्ण सूचक वगैरह वगैरह इस प्रकार के द्रव्य जो आगे वाले ग्रंथों में है, ग्रंथों से अभिपत्ति चूर्ण वगैरह वगैरह इस प्रकार से कुछ निकल सकते हैं। तो इनको भली भांति अगर हम समझ पाएंगे और इस प्रकार से निदान करके इस प्रकार की चिकित्सा देकर सफलता पाते तो ये बड़ा अद्भुत इस प्रकार का काम होगा। तो ये जो मैट्रिक्स शाहजहां ने लड़ाया था वो शायद अभी हमारे पास एक अच्छा डाटाबेस बनता है शारीरिक भावों के लिए तो पॉसिबल हो। सिर्फ ये देखना है कि इस प्रकार का मैट्रिक्स लड़ा के हम निदान पर उतर आए और फिर उसके आधार पर चिकित्सा कर सकें और वो कारीगर हो, चिकित्सा यशस्वी इस प्रकार की हो। तो कंप्यूटर के जरिए ये काम थोड़ा आसान है लेकिन फिर भी उतना आसान नहीं है क्योंकि हमारे ब्रेन को काम करना पड़ेगा पहले और फिर कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उसके बारे में सोच सकेंगे। जब तक
हमारे मन में पूरा पिक्चर तैयार नहीं होता, तब तक ये मुश्किल इस प्रकार का है। अभी मुझे होम्योपैथी के बारे में मालूम नहीं है कि होम्योपैथी में सिम्टम्स यही मेन है, और उनका जो प्रिंसिपल है कि किसी द्रव्य से कोई सिम्टम्स उत्पन्न होने वाले हैं, तो उनकी एक लिस्ट उन्होंने बनाई है, कितने द्रव्य है और कौन से सिम्टम्स उस द्रव्य से जुड़े, औषध से जुड़े हैं। अब जो लक्षण जिस प्रकार के द्रव्य से उत्पन्न होने वाले हैं, उसी का पोटेंटाइज मेडिसिन करेंगे, मिनिमम 6x 30x 200x वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो उन सिम्टम्स में ये दवा काम करती है, ऐसा उनका प्रिंसिपल है। तो हर औषध के सिम्टम्स के प्रूविंग के बारे में उन्होंने काफी प्रयास इस प्रकार से किए हैं। अब जो गंगाधर शास्त्री गुणेश जी का प्रयास है, वो थोड़ा अलग तरीके से है। प्रकृति समवाय समझकर कोई भी औषध हो, वसंत कुसुमाकर हो, तो प्रवालर्षमुक्तिकाबरकमिदं चतुर्भागः पृथक् पृथगतो मृतेः न निद्यंशके वगैरह वगैरह, इस प्रकार है न निद्यंशके। तो इस प्रकार से उसके घटक द्रव्य क्या है, हाँ, और फिर उनके आधार पर जो फलश्रुति वहां पे लिखी है, प्रमेय रुद्रातिर्भिस्य मधु शर्करा वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो उस फलश्रुति के आधार पर उसका विवरण कि इसमें ये घटक द्रव्य है और इसके जरिए ये काम करता है वगैरह, इस अवस्था में उपयुक्त है वगैरह इस प्रकार से। अब इसको अगर हम कंप्यूटराइज करते हैं, जैसे कि होम्योपैथी में सॉफ्टवेयर फॉर चूजिंग ड्रग यूज अकॉर्डिंग टू लक्षण, तो ये उल्टा प्रयास कुछ लोगों ने किया है। गणेश शास्त्री का जो प्रयास है वो औषध से रोगों तक या लक्षणों तक इस प्रकार का है। उसी डाटाबेस को उल्टा अगर करेंगे तो रोग और लक्षणों से औषध इस प्रकार का प्रवास हो सकता है, और उसमें छोटे छोटे शेड्स आएंगे कि आम्ल पित्त में वसंत कुसुमाकर का प्रयोग कब करना है, स्वर्ण सूचक का प्रयोग कब करना है, लीला विलास का कब करना है, या किसी दूसरे दवाइयों का प्रयोग कब करना है। तो उसकी अवस्थाएं उन्होंने लिखी है वहां पे। अब ये अगर इसमें जुड़ जाए हमारे कोशों में, क्योंकि ये अनुभवों पर आधारित इस प्रकार का है, तो शायद ये थोड़ा आसान इस प्रकार का होगा। अभी केरल वालों के काफी किताब या एक्ट्स वगैरह प्रचलन में है, और वहाँ एलोपैथी का डायग्नोसिस और आयुर्वेद की ट्रीटमेंट, ये सीधी सादी बात इस प्रकार की है। उसमें आयुर्वेद के डायग्नोसिस का ज्यादा संबंध नहीं है, खास करके हेतुओं का वगैरह विचार नहीं है। फिर भी इस लक्षण के लिए कौन सी दवा है, ये उन्होंने अच्छी तरीके से मूल ग्रंथों का आधार लेकर या सहस्त्रयोग का आधार लेकर बताया है। तो वो भी एक अलग बात इस प्रकार की होगी। सहस्त्रयोग तो इसमें समाविष्ट हो सकता है, सिर्फ हमें ट्रेडिशन से किस अवस्था में इसको प्रयोग करना है ये जानना पड़ेगा इस प्रकार का। They use repertory to analyze the signs and symptoms. They have Kent and Borike, just like our Charak and Sushruta. तो वहां पे जैसे लक्षण के बारे में होम्योपैथी में जिक्र हुआ है, उसी प्रकार से हम भी लक्षणों को लेकर या रोगों को लेकर जो प्रयास गणेश शास्त्री ने किया है, जो प्रयास केरल वाले वैद्यों ने महादेवन वगैरह लोगों ने किया है, उसको सामने रखते हुए, हाँ,
ये अवस्था है, ऐसी स्थिति है, तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है, इस प्रकार के नतीजे पर पहुंचेंगे और फिर उसका प्रयोग करके सफलता पाएंगे, तो ये डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर सफल इस प्रकार का हो जाएगा। अभी आपको इनपुट एक बार ही करना है, बाकी सब काम कंप्यूटर को करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें एक डाटाबेस होना चाहिए, ये एक बात, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना चाहिए, ये दूसरी बात। और ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, ये एक्चुअली ये ट्रीटमेंट दे दो ऐसा नहीं कहेगा, लेकिन इन मुद्दों पर ये द्रव्य अच्छा है, इन मुद्दों पर ये अच्छा है, इस प्रकार से सुझाव देगा। अंतिमतः आपको ही चुनना है कि उसमें से क्या देना है, इस प्रकार से। लेकिन अगर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इस प्रकार से हो जाता है, डिसीजन सपोर्ट मिल जाता है, तो हम भली भांति उनका प्रयोग करके सफलता पा सकते हैं। अभी महाराष्ट्र में जो प्रचलन है ज्यादा, वो हम मरीजों को औषधियों में बिठाते हैं, ऐसा कि मेरे पास क्या क्या औषध है, तो वास्तव में यहाँ लीला विलास का प्रयोग अच्छा रहेगा, लेकिन मेरे पास लीला विलास नहीं है, तो मैं सुवर्ण सूचक और अभ्रभस्म से काम चलाता हूँ। तो इस तरीके से हम सोचते रहते हैं और फिर भी उसमें सफलता होती है, ऐसा नहीं होता कि सफलता नहीं होती, लेकिन परफेक्ट दवा अगर ढूंढेंगे तो उससे जितना जल्दी फर्क हो जाता है, जितना जल्दी रिजल्ट मिल पाता है, उतना इस प्रकार के औषधियों के जोड़ से मिलेगा ही, इस प्रकार से नहीं कह सकते। तो एक ही द्रव्य अगर ऐसा मिल जाए कि जो सभी के लिए उपयुक्त हो, हाँ, इस पर्टिकुलर अवस्था को देखते हुए, तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है, थोड़ा आसान हो जाएगा, उस दवा का प्रयोग करेंगे और रिजल्ट्स पाएंगे। फिलहाल डायग्नोस्टिक प्रोसेस और ट्रीटमेंट के बारे में सोचना, ये दोनों बहुत भावों पर निर्भर है। जनरली ऐसा होता है कि एक लक्षण है, एक मेडिसिन है, तो सिंपल हो जाता है। एलोपैथी में जैसे एनाल्जेसिक देना है, एंटीपायरेटिक देना है, एंटीबायोटिक देना है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये अगर चाहिए, एनाल्जेसिक चाहिए हमें, तो इतनी इतने एनाल्जेसिक्स अवेलेबल है, तो उसमें से क्या चुनना है, ये ज्यादा आसान इस प्रकार का हो। हमारे यहाँ जिनके बारे में जिक्र करना है, जिनके बारे में सोचना है, वो भाव बहुत ही ज्यादा है, और फिर उन सभी भावों का यथा योग्य निर्णय कर पाना, ये मुश्किल। विमल विपुल बुद्धेरपि बुद्धिमातुली बुद्धि, ये बात हो जाती है। फिर भी अभी कंप्यूटर के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हो सकती है, और डिसीजन लेने के लिए हमें कुछ सहायता इस प्रकार की मिल सकती है, तो थोड़ा काम आसान होगा। फिर भी उसका प्रयोग करने के बाद किस प्रकार से रिजल्ट्स मिलते हैं, उसके आधार पर यही चालू रखना है, उसमें कुछ परिवर्तन करना है, अनुपान में परिवर्तन करना है, वगैरह वगैरह, इस सभी बातों के बारे में सोचना है। और फिर उसके आधार पर भली भांति चिकित्सा होगी और सफलता मिलेगी। तो ये एक अप्रोच रहा। और दूसरा अप्रोच जो हम अभी कर रहे हैं कि मूल ग्रंथों को पढ़ते रहो, मूल सूत्रों को पढ़ते रहो इस प्रकार से, और आयुर्वेद समझने की कोशिश करो, आयुर्वेद क्या है ये समझने की कोशिश करो। तो ये अगर भली भांति प्रयास होता रहेगा, तो षट पदार्थ क्या है, इस सृष्टि क्या है, हम क्या है, रोग क्या है, आरोग्य क्या है,
इन सभी के बारे में सोचना मूल रूप से ये आवश्यक है। तो ये पीछे बैकग्राउंड में हमारे चलते रहना चाहिए कि हम मूल रूप से आयुर्वेद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे इस सूत्रों के आधार पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका एक हिस्सा सामने जो मरीज है उसके बारे में क्या करना है। क्योंकि वैद्यक शास्त्र प्रत्यक्ष पर है तो हमें रिजल्ट्स तो देने ही है, डायग्नोसिस अच्छे तरीके से करना है और सफलता भी पानी ही है। तो वो कैसे हो सके, जितने अच्छे तरीके से हो वैसा हम यशस्वी चिकित्सक इस प्रकार के बनेंगे और फिर आयुर्वेद उभर आएगा पूरे विश्व भर में। तो अगर हमारा मकसद ये है कि हम आयुर्वेद को प्रथम पसंदी का वैदिक बनाना चाहते हैं अक्रॉस द ग्लोब बाय चॉइस, ऐसा नहीं है कि दूसरे में कुछ कमियां है क्षतियां हैं इसलिए कुछ ढूंढना पड़े, यही बेस्ट है और यही अपनाना है। इस प्रकार की वृत्ति होनी चाहिए, ये सुरक्षित है, ये तात्काल गुणदायी इस प्रकार का है और मूल रूप से ठीक करने वाला है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद प्रथम पसंदी का वैद्य बन जाए पूरे विश्व भर में, ये हमारा उद्दिष्ट है कोलटकर सर ने जो हमारे सामने रखा था। तो उस उद्दिष्ट को हासिल करने के लिए जैसे मैंने कहा कि हमें जितनी अच्छी जानकारी ग्रंथों के बारे में है, जितनी हमारी अच्छी समझ होगी आयुर्वेद के बारे में, तो हम उस दिशा में जाएंगे और फिर कंप्यूटर का प्रयोग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाएंगे कि जिसके आधार पर डिसीजन लेने में कुछ मदद इस प्रकार की मिलेगी। तो ये अभी जो है वो मूल ग्रंथों के आधार पर हम कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने अभी बताया कि गुणेश शास्त्री की किताब हो, इल्म महादेवन सर की किताब हो या और किसी की किताब हो, जो अनुभवों पर आधारित इस प्रकार की है, जिन्होंने कुछ अवस्थाएं वगैरह इस प्रकार की बताई है, उनके जरिए भी अगर हम कुछ सोचने की, कुछ मदद पाने की उम्मीद रखते हैं, तो ये भी एक अलग तरीका इस प्रकार से हो जाएगा और उसके आधार पर हम भली भांति आगे बढ़ सकेंगे। तो ये 62 भेद और रसों के 64 भेद, इसके आधार पर भी कुछ हो सकता है। जैसे मैंने एक थोड़ा सा जिक्र किया था कि पंचाशन महाकषाय, इनको हम भली भांति चिकित्सा की दृष्टि से देख सकते हैं और इसमें से क्या प्रयोग कर सकते हैं उसके बारे में सोच सकते हैं। और रोग और उनकी अवस्थाएं, उनके लक्षण वगैरह वगैरह उसके आधार पर भी चिकित्सा करनी ही है, ग्रंथों में जो दी गई है उसके बारे में भी सोचना है। और जो नवीन विकार है जिनके बारे में ज्यादा जिक्र ग्रंथों में नहीं है, कैंसर जैसी बीमारियां, उनके बारे में किस प्रकार से सोचना है, उनका हमारे दृष्टि से वर्गीकरण कैसे करना है, उनके अवस्थाओं को कैसे समझना है, साध्या साधक को किस प्रकार से समझना है, ये और एक बड़ी चुनौती है। तो कैंसर हो, हेपेटाइटिस बी पॉझिटिव्ह हो, HIV हो वगैरे वगैरे असे बहुत सारे हैं। दंतरोग आणि त्यासाठी केले जाणारे उपाय, रूट कॅनल याबाबतीत आपण आयुर्वेदिक उपाय काय करू शकतो, विशेषतः आजकाल दंतरोगाचे रुग्ण खूप वाढत आहेत। इसमें भी मैं चाहता हूं कि मूल ग्रंथों में जो वर्णन है स्वस्थ वृत्ति का, उसको भली भांति करना है। तो दंत धावन का समय जो दिया गया है, प्रातः भुक्तवाच, सुबह और खाना खाने के बाद, तो खाना खाने के बाद ज्यादा प्रचलन नहीं है, सुबह और रात को इस प्रकार का दंत धावन का प्रचलन। और ये भी बात सही है कि उसमें कुछ अटक नहीं जाए, अटक जाता है तो एक फिर डीके प्रोसेस शुरू होती है। तो ब्रश का भी तो इस्तेमाल किया जाता है, हाँ, लेकिन
नीम की ट्विग वगैरह इसका जो ग्रंथ में निर्देश है वो बेहतर चॉइसेस इस प्रकार के हैं। और फिर तैलगंडूष धारण वगैरह जो बताया गया है वो भी करना है। हम स्वस्थवृत्त में जितना करना चाहिए हमें वो नहीं कर रहे। मेरा अनुभव रहा है कि दंत रोग, नेत्र रोग और कर्ण रोग, इनके बारे में हम बेबस हो जाते हैं क्योंकि हम ध्यान नहीं देते स्वस्थवृत्त का आचरण करने के लिए, हमारे लिए, हमारे अगले पीढ़ी के लिए। और फिर इमरजेंसी जब आ जाती है तो हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए एलोपैथी के एक्सपर्ट्स की तरफ जाना पड़ता है। और वहां तो मैकेनिकल फिक्सिंग ऑफ प्रॉब्लम ही ज्यादा है। ऐसा ही है कि मूल रूप से चिकित्सा तो होती ही नहीं। डेंटिस्ट की अभी पूरी रिप्लेसमेंट थेरेपी जैसी हो गई है। ठीक कुछ नहीं कर सकते तो रूट कैनाल करके पेन का ये करो, नहीं होता है तो दांत निकाल दो और डेंचर लगाओ। यही सिलसिला सभी जगह चलता रहता है। संयोग से अभी काफी बीएमएस लड़कियां डेंटिस्ट से शादी करती है या डेंटिस्ट बीएमएस लोगों से शादी करते हैं। ये काफी प्रचलन में है। तो अगर वो बीएमएस आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने वाला हो या करने वाली हो तो शायद एक बात बन सकती है कि दोनों मिलकर कुछ सोचे, जो डेंटिस्ट्री के जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में कैसे हम आगे जाएंगे इस प्रकार से। लेकिन ये जब ध्यान में आएगा और उसके लिए कुछ विचार विमर्श शुरू होगा तभी ये पॉसिबल होगा। और यही सिलसिला शायद नेत्र रोग में अभी करने वाले लोग हैं आयुर्वेद में। कर्ण रोग में ज्यादा कोई करने वाला इस प्रकार का नहीं है। नासा रोग वैसे भी हम ट्रीट कर लेते हैं, प्रतीक्षा वगैरह ट्रीट कर लेते हैं। लेकिन ये ओटाइटिस मीडिया वगैरह इस प्रकार के जो एक्यूट कंडीशंस है, इन्फेक्शन वाले डिसीजेस है, इसमें दिक्कत वाली बात हो जाती है। या फिर आगे चलकर गंभीर बीमारियां इस प्रकार की होती है तो उसके बारे में हमें क्या करना है, ये मुश्किल बात हो जाती है। तो आइडियल स्वस्थवृत्त मिनिमम क्या करना है ये इसके बारे में सोचना है। और फिर इनके बारे में हम थोड़ा सोच सकेंगे। अभी ज्यादातर हम जनरल मेडिसिन में ही है, काय चिकित्सा में ही है। गायनेक के प्रॉब्लम्स अलग इस प्रकार के हैं। खास करके सीजरियन सेक्शन करना पड़े तो कैसे करेंगे, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। आता तर लहान मुलांमध्ये खूप जास्त दातांचे प्रॉब्लेम सुरू झाले आहेत आणि त्यामुळे चाइल्ड डेंटिस्ट पण मागच्या 10 वर्षामध्ये आले आहेत। ये पेडियाट्रिक्स सभी में घुस गया है अभी। सो डेंटल पेडियाट्रिक्स, ऑन्को पेडियाट्रिक्स, इससे लेकर, क्योंकि पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट ये भी अभी आ गए हैं इस प्रकार के नई इस प्रकार से स्पेशलिटी शुरू हो गई। पेडियाट्रिक ऑर्थोडेंटिस्ट इस प्रकार के भी हो रहे हैं। और इसमें मूल रूप से पहले जमाने में जो भक्ष्य इस प्रकार के पदार्थ रहते थे उसमें कठिनता रहती थी और दांतों की शक्ति उसमें रहती थी वो तोड़ने के लिए। अभी सब सॉफ्ट इस प्रकार के हैं, मधुर रस के हैं। और बाल्य वैसे भी माधुर्य कफ का प्राधान्य होने वाला होने वाली अवस्था है। तो इस सभी सिलसिले में दांतों का आरोग्य बिगड़ना ये काफी कॉमन है। और ये टूथपेस्ट से भी आ गए केमिकल वाले इस प्रकार से। तो कम से कम वैद्यों के घर में तो आयुर्वेदिक टूथपेस्ट होनी चाहिए, बाकी लोगों की बात छोड़ो। या जो भी कॉस्मेटिक्स है वो आयुर्वेदिक होनी चाहिए कम से कम। लेकिन ये भी हमारी मानसिकता नहीं है। ये हम कुछ देखते नहीं है, कुछ भी लेके आते हैं, कुछ भी इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ये शुरू से ही होना बहुत जरूरी इस प्रकार का है।
हमें जो भी करना है वो आयुर्वेद की दृष्टि से करना है. ये मी प्रथम पेस बंद करायला सांगतो व आवश्यक ती चूर्णे दात घासण्यासाठी सांगतो. खुद बना के दे दो. ये सबसे अच्छा हम भी बनाते थे. अभी बंद हुआ है दंतमंजन, लेकिन खुद बना के दे देंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है. और वैसे WHO का रिपोर्ट था कि वाटर इज द बेस्ट टूथपेस्ट. ये काफी पुराने जमाने की बात है. शेंडे सर ने हमें बताया था, माधव शेंडे सर ने. इस नतीजे पर WHO को क्यों आना पड़ा? क्योंकि ये सब केमिकल्स है और इससे बिगड़ने की चांसेस है, सुधरने के चांसेस है ही नहीं. तो कम से कम हमारे आयुर्वेद औषधियों का प्रयोग करके दंतमंजन बनता है या टूथपेस्ट बनती है तो थोड़ा अच्छा इस प्रकार का रहेगा. दंतधावनाने एरियामध्ये केलं नाही. तो कहने का मतलब ये है कि हमें इसके बारे में सोचना है और ये नहीं कहना कि ये हमारा प्रांत नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते. अभी ये भी काफी प्रचलन में आ रहा है कि ये आयुर्वेद का अंग है ही नहीं, मानसिक चिकित्सा आयुर्वेद का अंग ही नहीं है. भूतेभ्यः परम यस्मान् नास्ति चिंता चिकित्सिते, इस सूत्र का आधार लेते हुए, या फिर रसशास्त्र हमारा अंग नहीं है तो रसशास्त्र के प्रयोग हम नहीं करेंगे वगैरह. इस प्रकार से अपने ही हाथ पैर कटाना यह और मूर्खता इस प्रकार. तो हमें सर्वसमावेशक होना चाहिए और फिर उसके आधार पर हम आयुर्वेद के यशस्वी चिकित्सक बने. ये हमारे लिए सबसे अहम चीज रहेगी. तो इन सभी के बारे में जरूर सोचना इस प्रकार का है. तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि किस तरीके से हम निदान करेंगे, किस तरीके से चिकित्सा पर उतर आएंगे और उसमें सिलेक्शन ऑफ ड्रग किस प्रकार से करेंगे, ये सभी बुद्धि का माहौल है. और जितना हमारा अच्छा ज्ञान होगा उसमें संदेह होने की भी संभावना ज्यादा बढ़ती है कि बहुत सारे विकल्प सामने आने पर ये करूँ क्या करूँ, इस प्रकार की मोहावस्था हो सकती है. तो उसमें फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हम ये बेहतर रहेगा इस प्रकार से कुछ सोच सकेंगे और वो प्रैक्टिकली सिद्ध होना चाहिए. हाँ, मैंने इस प्रकार से सोच की और मैंने ये दवा दे दी और उससे तुरंत परिणाम आ गया इस प्रकार से. तो सिद्धिराख्याते सर्वैश्च गुणैर्युक्तम भिषक्तमः. अगर सिद्धि मिलती है तो सबसे श्रेष्ठ वैद्य है, ये सिद्ध हो जाता है. तो हमें उस दिशा में कदम रखने हैं, ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी. उक्त हेतु भेद दोष भेदयोः संग्रह श्लोको. अभी जो हेतु और दोष ये भेद जो बताए गए, इनका एक संग्रह श्लोक बनाते हैं ताकि कंठस्थीकरण में आसानी होगी. और फिर ये सभी प्रकार का वर्गीकरण जो है वो इसमें समा जाएगा. चत्वारो व्यभिचारी दूर निकट प्राधानिकत्वात् पुनः. तो चार प्रकार के हेतु होते हैं, कारण होते हैं. एक व्यभिचारी, दूर यानी कि विप्रकृष्ट, निकट यानी सन्निकृष्ट और प्राधानिक इस प्रकार. तो व्यभिचारी हेतु ये भी एक अहम मुद्दा है. मैंने उस समय भी बताया था कि दो दुर्बलत्वात् व्याधिकरण असमता है. जो दुर्बल होने के कारण व्याधि निर्माण करने में असमर्थ इस प्रकार का होता है, लेकिन ये हेतु रूप बनकर रहता है. स्वास्थ्य का हेतु नहीं है, रोग का ही हेतु है, लेकिन उस समय वो कुछ करता नहीं है, इसलिए उसको हम हेतु नहीं कह सकते. लेकिन ये आगे चलकर तकलीफ दे सकता है.
इसलिए HIV पॉजिटिव, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव, इनको हम व्यभिचारी हेतु कह सकते हैं। चाहे उस समय में उस मरीज को उससे कुछ तकलीफ नहीं हो, लेकिन इसके आगे जाकर उसको कामला हो सकती है, कैंसर हो सकता है अगर ऐसी स्थिति है, या एड्स हो सकता है। तो हमें उससे सजग होना है, और ये निगेटिव कैसे हो इसके बारे में सोचना है, उसके लिए चिकित्सा देनी है। तो ऐसे व्यभिचारी हेतु काफी पाए जाते हैं। हर रोज बरसों से दही खाते आ रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। ये भी दिखाई देते हैं, तंबाकू खाते आ रहे हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते आए हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये व्यभिचारी हेतु है, इस प्रकार से समझ लेंगे तो उसको टालने की कोशिश करेंगे, उसके विपरीत कुछ चिकित्सा करने की कोशिश करेंगे। ये सभी बातें इस समय इस तरीके से हो सकती है। ते सात्मेंद्रिय युक्त परिणति प्रज्ञा पराधात क्रिया। तो अस्मात् अस्मात् में इंद्रियार्थ संयोग परिणति यानी परिणाम यानी कि काल, और प्रज्ञापराध, इस प्रकार से वो 3 प्रकार से है। तो ये भी बहुत व्यापक क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। और आयुर्वेद के ट्रीटमेंट से हेपेटाइटिस बी वगैरह निगेटिव हो सकते हैं क्या? होते हैं, मेरे पास मरीज है, हेपेटाइटिस बी भी ठीक होता है, सी भी ठीक होता है। इस प्रकार से ट्रीटमेंट के लिए कैसे सोचेंगे? हाँ, मैंने इसके बारे में जिक्र किया था कि व्यभिचारी हेतुओं को ढूंढो और उनका सेवन बंद करवाओ, और फिर उनके विपरीत हेतु विपरीत चिकित्सा करो। दातार गुरु जी के अनुसार उधर परीक्षण करो, उनके अनुसार जो फर्स्ट वो वगैरह ट्रीटमेंट है वो देते रहो। अगर कुछ भी नहीं समझ पाओगे तो पंचकर्म करके दोष शोधन और रसायन चिकित्सा करते रहो। तो ये होते हैं इस प्रकार से। लेकिन पंचकर्म और रसायन ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। अगर आप स्पेसिफिकली कुछ कर सकते हैं तो ज्यादा बेहतर है। फिलैंथस नेरूरी या भूम्यामलकी, ये इन विट्रो स्टडी हुआ है हेपेटाइटिस बी पर। तो इस प्रकार से भी सोच सकते हैं इंटीग्रेटेड विचार में, लेकिन सिर्फ वही देना है ऐसा नहीं है, बाकी भी फलत्रिकादि वगैरह इस प्रकार के जो द्रव्य है वो देने हैं इस प्रकार से। मेरा एक अजीब अनुभव रहा है बेंगलोर में कि जातो तक अवस्था किडनी फेलियर ऐसी कंडीशन थी, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव था, और उसका डायलिसिस चल रहा था हफ्ते में 2 या 3 बार। और वो थोड़ा एडवांस सेंटर था, तो इसका मशीन अलग था, जिनमें सिर्फ हेपेटाइटिस सी के मरीज रहते थे, तो एक का दूसरे को इन्फेक्शन न हो इसलिए जनरल मशीन में उनको नहीं भिजवाते थे, इसमें भिजवाते। अब हुआ ऐसे कि हमारी ट्रीटमेंट चली और मैंने दूध पे रखा था वगैरह ऐसा है, और फिर उसका हेपेटाइटिस बी निगेटिव हो गया, हेपेटाइटिस सी निगेटिव हो गया। तो वो डॉक्टर चौंक गया और वो बोला कि नहीं, मैं रिपोर्ट नहीं देने वाला, ऐसा होता ही नहीं है। मैंने कहा कि आप ही ने रिपोर्ट किया है, पहले वाला भी आपने किया है, अभी वाला भी आपने ही किया है, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं रिपोर्ट नहीं दूंगा? आपको रिपोर्ट देना ही चाहिए। तो वो बोला कि ऐसा है कि अगर मैंने नेगेटिव रिपोर्ट दे दिया तो उसको सिंपल वाले मशीन में डाल देंगे जो आम जनता के लिए है, और अगर बाय चांस ये फिर भी पॉजिटिव है तो बाकी लोगों को इन्फेक्ट करेगा, और इसको इसी मशीन में जो हेपेटाइटिस सी वाले मशीन में चालू रखते हैं तो ये फिर से इन्फेक्ट हो जाएगा अगर इन्फेक्शन से मुक्त हो गया है। तो मेरे लिए मुसीबत है। फिर उसने दे दिया रिपोर्ट, अभी मेरे पास वो रिपोर्ट नहीं है, एक्चुअली मुझे मेरे पास होना चाहिए था इस प्रकार का। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमारी इम्यून सिस्टम अगर बढ़ती है तो नेगेटिव नेगेटिव होता है, ऐसी नहीं है स्थिति कि नेगेटिव नहीं होता है।
लेकिन कालावधि हम नहीं बता सकते। किसी में 5-6 महीने में होता है, किसी में 2-3-4 बरस लग जाते हैं। पण एक होतं की क्षमता आहे. त्याची दुसरं कुठलाही रोग असतो. हाँ, जर आपण असं म्हणतो की कारण पुन्हा असं होतं का की निगेटिव्ह झालं पुन्हा पॉझिटिव्ह होतं. हो सकता है। अभी कोविड-19 हो गया एक बार, अब मुझे कुछ होने वाला नहीं है ऐसा समझकर हम चलेंगे और इम्यूनिटी कम रहेगी तो फिर से हो सकता है, उसमें संदेह नहीं है। तो सभी इम्यूनिटी के ऊपर निर्भर है। तो इसके बारे में जरूर सोचना है कि इस प्रकार का निदान लेकर लोग आते रहते हैं, जिसमें कुछ लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन ये व्यभिचारी हेतु इस प्रकार से पकड़कर उसके लिए चिकित्सा कर सकते हैं और उसमें सक्सेस भी होता है, नेगेटिव होता है। ये बात सही इस प्रकार की। तो असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रत्यापराध और परिणाम, ये 3 दूसरा क्लासिफिकेशन इस प्रकार का है। रुक दोषो भय कारणात् अपि तथा, रोग हेतु, दोष हेतु और उभय हेतु, ये भी एक और क्लासिफिकेशन इस प्रकार का है। तो इन्होंने मृत्तिका उभय हेतु इस प्रकार की बताई गई है, वो कषाय मारुतम पित्तम उषरा मधुरा कफम, इस प्रकार से दोष को निर्माण करती है, फिर भी उससे उत्पन्न होने वाला व्याधि पांडु ही होता है, तो निर्माण होता है। सभी जगह रोग का ही हेतु रहेगा, दोष का ही हेतु रहेगा, ये बताना मुश्किल है। अभी ये जो ट्रांजिशन हुआ संहिता ग्रंथों से लघुत्रयी में, तो लघुत्रयी में काफी निघंटु आ गए और निघंटु के वर्णन में जो भी द्रव्य होगा उसका दोषों पर क्या असर होता है, रोगों पर क्या असर होता है, इसके बारे में जिक्र आया। तो ये किसके आधार पर उन्होंने बताया, ये एक अहम सोच वाली बात है। निघंटु की एक अलग परंपरा इसके जरिए बनी। तो रोगघ्नता, दोषघ्नता या बाकी धातु मल वगैरह के ऊपर जो कार्य है उसको भली भांति समझना है और फिर वो अगर किसी दोष को निर्माण करने वाला होगा उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, और किसी दोष को निर्माण करने वाला होगा तो वो भी सोचना पड़ेगा। ये सभी अभी हम निघंटु भी ले रहे हैं, तो सिंगल ड्रग इस प्रकार से किस रोग में क्या क्या आ सकते हैं ये हम सोच सकते हैं, फिर भी उसमें होलिस्टिक विचार होना बहुत जरूरी है। ये कोविड वैक्सीन लेना है नहीं लेना है इसके बारे में काफी बहस समाज में प्रचलन में है। धनंजय केड़कर ने एक वीडियो भेजा था, मैंने देखा नहीं, लेकिन उसका कहना था कि ये लेना नहीं है, वैक्सीनेशन ये उपाय नहीं है। अब ये धनंजय केड़कर कह रहा है जो एलोपैथी का हमको सर्जन है, तो उसकी बात लोग मानेंगे, मैं कहूंगा तो लोग नहीं मानेंगे। हाँ, लेकिन 81% लोगों में इम्यूनिटी निर्माण हुई है, इसलिए तो इसके ऊपर रोकथाम आ गई। तो अगर एक बार इम्यूनिटी निर्माण हो गई है तो लेने का क्या मतलब है। तो सबसे अहम मुद्दा है कि ज्यादा से ज्यादा एंटीजन टेस्ट करो अगर आपको लगता है कि मुझे होने की आशंका है वगैरह, भय लगता है इस प्रकार से, और इम्यूनिटी डेवलप हो गई हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो करना ही नहीं है कुछ इस प्रकार से। इम्यूनिटी नहीं है तो इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करो, इससे क्या होने वाला है। और अगर इम्यूनिटी कम है तो वैक्सीन लेने के बाद भी होने की संभावना ज्यादा रहती है, ऐसा है। उतनी कम हो कि जो स्मॉल डोज है वो भी सहन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बेहतर ऑप्शन है जनरल इम्यूनिटी बढ़ाओ, इस झमेले में मत जाओ, वैक्सीनेशन लेना वगैरह इस प्रकार से। हर एक को अपने अपने तरीके से सोचना है कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन मेरा सुझाव तो नहीं है बिल्कुल करने के लिए। इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करो, नेचुरल या ऑर्गेनिक ही खाओ, देसी गाय का ही दूध पियो, व्यायाम करते रहो, योगाभ्यास करते रहो, दिनचर्या अच्छी रखो, तो कुछ भी नहीं होगा।
कोविड भी नहीं होता और कैंसर भी नहीं होता। तो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो इन सभी रोगों से हम बचकर इस प्रकार के रहेंगे। तो रुग दोष भय कारण, रोग रोग का कारण, दोष का कारण, उभय कारण, इस प्रकार के 3 प्रकार का वो व्यंजकोत्पादक हो। और फिर धनंजय केळकरांचा व्हिडिओ मी बघितला आहे. त्यांनी डिनाय नाही केलंय, पण काही बाबतीत मुकाट ठेवली आणि कॉम्प्लिकेशन्स वर बोलणे तर सध्या विषय नाही असे म्हणून टाळले. तो सध्या विषय नहीं ऐसे म्हणून टाळले. देख सकते हैं, अभी वो तो एलोपैथी के डॉक्टर है, वो अगर इसके बारे में कहेंगे कि नहीं लेना है इस प्रकार से, तो वो टीका का विषय बन जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो सोच समझ कर उन्होंने बोला होगा, ये सही है। लेकिन अभी फार्मेसी के लिए ये एक वरदान मिल गया कि चलो वैक्सीन का प्रचार प्रसार करते रहते हैं और उसके पैसा कमाते हैं इस प्रकार से। तो वास्तव में मेरा सुझाव है कि रसायन चिकित्सा जो है हमारी, उसी के बारे में जिक्र करो। अगर फार्मेसी को प्रचार प्रसार करना है तो च्यवनप्राश का प्रचार प्रसार करना है, शतावरी कल्प का प्रचार प्रसार इस प्रकार का करना है कि इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी और फिर इम्यूनिटी बढ़ने पर हम रोगों पर काबू पाएंगे इस प्रकार से। तो हमारे लिए ये काफी स्कोप है आयुर्वेद वालों को, लेकिन ज्यादा जिक्र नहीं हो रहा इस प्रकार से। और दिनचर्या वगैरह पालन के बारे में तो कुछ है ही नहीं। कैसे भी खाओ पियो, कैसे भी रहो, फिर भी ये वैक्सीनेशन ले लो तुम, इस रोग से मुक्त रहोगे वगैरह वगैरह, इस प्रकार की सोच है वो गलत, इस प्रकार की अच्छी नहीं है। तो वो व्यंजक उत्पादक हो, इसके बारे में मैंने काफी बहस की थी, विशेषतः एलर्जिक डिसीजेस के बारे में केवल व्यंजक हेतु को महत्व दिया जाता है और उत्पादक हेतु को देखा नहीं जाता। तो ये सबसे अहम है। मेरी मुलाकात उसमें जो है वो बहुत अच्छी इस प्रकार की मुलाकात है। अभी मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स बंद है। मैं सोच रहा था शायद मैं हार्मोन्स और आयुर्वेद ये विषय शुरू करूंगा और 5-5 मिनट की रिकॉर्डिंग्स करूंगा। वैसे भी एलर्जी और आयुर्वेद के बारे में भी इस प्रकार से कर सकते हैं। वैसे मैंने वो मुलाकातें आपके सामने जो पब्लिश हुई है वो तो है, लेकिन वो 1 घंटे भर की या सवा घंटे की है। तो अभी 5-5 मिनट का अगर करते हैं तो ये धीरे धीरे ये जो विषय है वो सामने लोगों के आते रहेगा इस प्रकार से। बाह्याभ्यंतर भेद तो विकटता हेतु प्रभेदा, और बाह्य और आभ्यंतर इस भेद से भी ऑडियो रिकॉर्डिंग कहाँ मिल सकेंगी? सुश्रुत से कांटेक्ट करो। वास्तव में तुम टेलीग्राम ग्रुप में हो क्या? टेलीग्राम ग्रुप में हर रोज भेजा जाता था पहले, और वहां पे देखोगे तो मिल जाएगी, नहीं तो जेएसवीसी ग्रुप में भी आते रहते हैं। जेएसवीसी ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ तो मिलेंगे। अभी मैं कर रहा हूँ, मराठी में कर रहा हूँ और उसका हिंदी और अंग्रेजी ट्रांसलेशन ये साथ में चल रहा है। तो बाह्य और आभ्यंतर इस भेद से भी 2 प्रकार के हेतु हैं। तो बाह्य विहार आचार वगैरह वगैरह इस प्रकार से है, और अभ्यंतर दोषादुष्याश्च इस प्रकार के। दोषस्य च प्राकृत वैकृताभ्याम, तो दोष के भी प्राकृत और वैकृत। तो प्राकृत दोष प्रकोप वसंत में कफ का, शरद में पित्त का वगैरह वगैरह, विकृत दूसरे सीजन में
किसी दूसरे इस प्रकार का दोष का प्रकोप। भेदो अनुबंध्यादपि च अनुबंधा, तो अनुबंध्य ये प्रधान और अनुबंध दोन इस प्रकार से भी है। तथा प्रकृति अप्रकृतित्व योगा, प्रकृति और अप्रकृति इस प्रकार से ये साध्य साध्यत्व के बारे में ज्यादा इसके बारे में बहस की गई है। तथा आशयाकर्ष वशात गतेश्च, तो आशयाकर्ष के जरिए जो मारुताश्लेषण क्षय स्थानादायक ये जो बताया गया है, और गतेश्च तो क्षय स्थान वृद्धिश्च दोषाणां त्रिविधा गति वगैरह वगैरह, जो तीन तीन प्रकार की गतियां इस प्रकार की बताई गई है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर हमें सोचना है। अभी हमने जब आयत निदान या डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर का काम किया, तो इसमें वनस्पति ये हेतुओं का वर्गीकरण करना ही जरूरी था। तो मैंने स्वाति कुलकर्णी उसको पीएचडी के लिए विषय दिया था, और फिर उसने पीएचडी किया, और उसका जो नतीजा था, परिणाम था, वो हमने इस्तेमाल किया। तो उसमें बाह्य और आभ्यंतर हेतु ये बेसिक क्लासिफिकेशन ले लिया। फिर आहार विहार वगैरह के सभी के बारे में, दोष दूष्य के सभी के बारे में क्लासिफिकेशन कर दिया। और फिर उसके आधार पर जो हेतुओं का विचार निदान में है, रोग निदान में है, उसका एक ही स्क्रीन है एक्चुअली आयुर्वेद निदान सॉफ्टवेयर में, लेकिन पूरा निदान उसमें समा गया है, पूरा हेतु का जो विचार है उसमें समा गया है। वैसे भी हमने लक्षण कोश में लक्षणों के बारे में एक वर्गीकरण किया, और बहुत सारे तरीके से लक्षण वहां पे लिखे। अभी प्रातिपदिक कोश में ये सब सिलसिला फिर से उभर आया है। और औषधियों के बारे में भी मैंने एक अलग ही तरीका अपनाया था औषधियों का वर्गीकरण करने के लिए। कर्म और कर्मेतर इस प्रकार का किया था। और फिर कर्म में पंचकर्म, पंचकर्मेतर कर्म और द्रव्य कर्म इस प्रकार का, और कर्मेतर में गुण और द्रव्य इस प्रकार का, और इसमें फिर संयोग वगैरह जो है विविध प्रकार के, या योग, संयुक्त योग जो है इस प्रकार से। तो ये कुछ अलग ही क्लासिफिकेशन है, लेकिन अगर आपको एनालिसिस करना है और तो आपके पास कुछ क्राइटेरिया होनी चाहिए कि किस आधार पर मैं ये वर्गीकरण कर रहा हूँ। और भली भांति इस प्रकार से अगर हम वर्गीकरण कर पाते हैं तो सॉफ्टवेयर के जरिए बहुत अच्छा होता है कि हम स्पेसिफिकली ये यहाँ लेना है, वो यहाँ वहां लेना है, इस प्रकार से सोच सकते हैं। तो थोड़ी आसानी सॉफ्टवेयर बनाने होती है। तो एनालिसिस ये बहुत जरूरी इस प्रकार का है। और फिर कौन कौन से भावों का कहाँ चयन करना है ये भी बहुत जरूरी है। यही सिलसिला जब नई संहिता लिखनी होती है तो उसमें होता है कि हमने हमारा प्रतिपाद्य विषय क्या है, कितना बड़ा है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट इस प्रकार के हैं, और फिर उनका चयन किस प्रकार से करना है, कहाँ पे कहाँ किसको रखना है इस प्रकार से। तो ये भी काफी मुश्किल इस प्रकार का काम होता है। लेकिन कंप्यूटर के जरिए वगैरह अभी ये थोड़ा आसान इस प्रकार का हो गया। ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं और कल इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठुः प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्।
त्रिवारम् ओङ्कारः क्रियते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विरम्यते व्याख्यानवाकरः। श्वः पुनरुत्तिष्ठामः।